आपने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और उनसे वो कहानी नरेट करा ली, दैट्स इट। किसी में 3 साल लगते हैं इनको फ्लैट होने में, किसी में 3 दिन में ही एक्सपोज हो जाते हैं। वो खुद को चमकाते खुद को विश्व गुरु करते करते विश्व गुरु बन गए और मजाक बन गए। कोई विजन ही नहीं है इनके पास, बस सत्ता की एक हवस है। 2000 करोड़ से ज्यादा के लीकर स्कैम का फैसला निचली अदालत ने सुना दिया है। इसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया गया है। हालांकि ये मामला भी हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट भी 9 मार्च को इसमें सुनवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं संध्या द्विवेदी और मेरे साथ मौजूद हैं मनीष सिसोदिया जी। हम उनसे बात करेंगे। मान लो मैं कंप्रोमाइज कर भी लूं और मान लो मैं इनके कहने पे बीजेपी ज्वाइन करूं या अरविंद जी का साथ छोड़ूं, हाइपोथेटिकली, तो मैंने कहा मैं उन वॉलंटियर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा जो दिन रात अपना कामकाज छोड़ के इस पार्टी के लिए अपनी जी जान दे रहे हैं, एक कॉज के लिए जी जान दे रहे हैं। वो कहेंगे बस हो गया, इतना ही हिम्मत थी, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मेरी वाइफ ने मुझे बड़ा अच्छा बोला था, बोली कि वॉलंटियर्स तो छोड़ दो, मुझे क्या मुंह दिखाओगे अगर ये सब करोगे तो, ऐसा बोला। हाँ, तो ये सब उसकी हिम्मत थी, ऐसे साहस भी बनता हो। हाँ, उसी से मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते पे नहीं हूँ, मेरा परिवार तो मेरे साथ है। ऐसे ही मेरे बेटे ने मुझे चिट्ठी लिखी थी, मैं उसके लिए चिंतित तो था, मैंने उसको एक जेल से लिख के भेजा था पत्र, तो उसने मुझे लिखा था, मतलब ऑफ कोर्स मैं चिंतित था उसके लिए, तो मैंने एक लंबी सी चिट्ठी उसके लिए लिखी थी। तो उसने मुझे वापस जवाब दिया कि अगर आप मेरे लिए चिंता करेंगे तो मेरी देशभक्ति पे सवाल है। उसने लिखा, लेटर लिखा। हाँ, कि आपको मेरे लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, मैं आपका बेटा हूँ। आपने क्या लिखा था? मतलब मैंने इमोशनली लिखा था कि मैं बरीड हूँ, इस वक्त मुझे तेरे साथ होना चाहिए। हॉस्टल में गया है, नया गया है। गया था हॉस्टल में? वो टोरंटो UFT में हॉस्टल में था। तो अब विदेश में गया, पहली बार उस तरह से विदेश में जाके अचानक हॉस्टल में दुनिया भर के बच्चों के बीच अकेले रह रहा है, तो बड़ी पिक्युलर सी सिचुएशन थी। तो मैंने उसको समझाया था, मैंने हिम्मत से काम लेना और मुझे चिंता है तुम्हारी। तब उसने जवाब दिया था कि आप जिस मिशन पे लगे हो उस पर उसकी फ़िक्र करो, मेरी चिंता मत करो। और मतलब एक पुत्र अपने पिता को जब ये कहे कि आप मेरी चिंता मत करो, अगर आप इस हालात में मेरी चिंता करोगे तो ये मेरी देशभक्ति पे सवाल है। तो उस दिन मुझे लगा कि यार बेटा बड़ा हो गया है। अच्छा भी लगता है और अच्छा लगा, और इमोशनल तो खैर मोमेंट था ही हम सब के लिए। आप लोग जेल में थे, अरविंद जी भी थे, आप थे और सत्येंद्र जी भी थे, और एक ही जगह पर थे, तिहाड़ जेल में ही थे सबके सब। तो क्या कभी ऐसा होता था आप लोग मुलाकात करते थे? ना, इन लोगों ने बहुत इंश्योर किया हुआ था। मतलब इसीलिए मैंने बोला ना, अरविंद जी ने आके भी बाहर बताया कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़, हमारे जो आज़ादी के सेनानी थे, हमारे देशभक्त सेनानी थे, उनको टेररिस्ट बोला करते थे वो लोग। हाँ। हैं, मतलब उनके शब्दों में, अंग्रेज़ों के शब्दों में। हमारे लिए तो वो मतलब मान्य है, जी जान से प्यार करते हैं हम उनको, सम्मान करते हैं, लेकिन वो लोग अंग्रेज़ उनको कागजों में टेररिस्ट लिखते थे। अंग्रेज़ हमारे आज़ादी के सेनानियों को, फ्रीडम फाइटर्स को टेररिस्ट मानते थे, लेकिन जब वो उनको जेल में बंद करते थे तो वो उनको भी ये सुविधाएं देते थे कि भाई वो सब इकट्ठे रह लें, उनके परिवार के लोग उनसे मिल सकें। हम सारे आज़ादी के दस्तावेज पढ़ते हैं तो पता चलता है। हमारे देश में आज़ादी के 70-80 साल बाद सेंटर में बैठी हुई एक पार्टी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को पॉलिटिकल वजहों से जेल में डालती है और ये सुनिश्चित करती है कि वो आते जाते भी कहीं ना मिलने। मतलब आप सोचिए कि अलग अलग तिहाड़ तो एक कैंपस है, मतलब तिहाड़ के अंदर जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3 टाइप के अलग अलग हैं। तो उसमें हमें आपस में मिलना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि हम अलग अलग जेल में रखे गए थे। बैरक अलग अलग थी। नहीं, बैरक भी अलग अलग। हाँ, तिहाड़ में 1 नंबर 2 नंबर ऐसे। मतलब तिहाड़ ऐसे समझिए कि जैसे मतलब एक बहुत बड़ा कॉलोनी का कैंपस है, वहाँ फिर छोटे छोटे बाउंड्रीड जेल हैं, जेल के अंदर बैरक होते हैं। तो हमें अलग अलग जेलों में रखा गया था और मतलब पता भी नहीं चलने दिया जाता था कि कौन किस कहाँ है, कैसे है, और बिल्कुल आतंकवादियों से भी ज्यादा बुरा। तो आप लोगों को मालूम नहीं था कि कौन नंबर 1 में, कौन नंबर 2 में है? नहीं, अखबारों से पता चलता था कि, या वकीलों को पता होता था हमारे कि भाई। तो इतने दिनों में आप एक भी बार किसी से नहीं, एक बार भी नहीं मुलाकात हुई। हालचाल कुछ मिलता था? नहीं, सवाल ही नहीं है। बाहर तो निकलते होंगे जैसे नहीं, तो बाहर वो अलग अलग फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट जेल है वो, जैसे जेल नंबर 1 इंडिपेंडेंट जेल है जिसमें मैं था,
उसकी अपनी पूरी टीम है, सिक्योरिटी टीम है, उसको जहाँ रखा जाता है। उसी तरह से जेल नंबर 2 एकदम अलग कैंपस है, उसके लिए आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है आपको। और वहाँ तो क्या, मुझे तो अपने बैरक से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जब जिस दिन मैं अभी फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि लगभग 1.5 साल इस झूठे केस की वजह से मैंने ऐसा समय काटा है कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मुझे घूमने की आज़ादी थी पार्क में, वहाँ लॉन टाइप की थी। शाम को फिर 3 बजे से 6 बजे तक घूमने की आज़ादी थी। उसके अलावा मुझे, आप समझ लीजिए कि मतलब सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक बैरक का ताला खुलता था। इसको कहते हैं सेल, बोलते हैं, सेल का ताला खुलता था। और शाम को मतलब 3 बजे से लेके 6 बजे तक सेल का ताला खुलता था। उसके अलावा आपको उस सेल में बंद रहना है, जिस सेल का साइज था लगभग 8 फुट बाय 4 फुट। 8 बाई 4? हाँ, 8 बाई 4 के उसी में, और आपको बाहर झांकते रहना है। खिड़की होती होगी? हाँ, वो सींखचा जिसको जेल में जैसे जिसको बार बोलते हैं, बहुत मोटे लोहे वाली। तो बस दिन भर आप बैठे रहो। टीवी वगैरह कुछ नहीं? टीवी था, पर वो एक बहुत लिमिटेड से कनेक्शन थे उसमें। एक आध कोई म्यूजिक चैनल, 1-2 वही फिल्मों के 1-2 चैनल थे जिस पर रिपीटेड फिल्में आती रहती थी। तो टीवी पे आप कितना देखोगे, और ख़ास तौर से उस परिस्थिति में। तो बस बैठे रहते थे, मैं पढ़ता रहता था, बाहर देखता रहता था। तो उन जेल की सींचों से बाहर देखना मुझे याद आ रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली क्या था जेल के सींचों के बाहर, क्या था आपके? सूरज उगता था, सामने दिखाई देता था, पेड़ दिखाई देते थे, पक्षी दिखाई देते थे। तो मैं सोच रहा था, पक्षी तो इतने आज़ाद रहते हैं, इनका कोई टाइम नहीं है निकलने का। इनका कोई टाइम नहीं है निकलने का जब तक। और मैं, कि आपकी नींद खुल जाती है, आप शाम को 6 बजे से बंद हो गए, आपको कितने बजे नींद आए, 12 बजे नींद आए, 1 बजे नींद आए, आप बैठे रहो, पढ़ सकते हो, पढ़ लो उस 8 बाई 4 के 9 बाई 4 के सेल में। तो उसके बाद तो फिर आप जगते हो और चहलकदमी करते हो। सुबह कितने बजे जग जाते थे आप? तो कभी 4 बजे आँख खुल जाती थी, 5 बजे ऐसी आँख खुल, मतलब कोई टाइम नहीं था। तो बस इंतज़ार करता रहता था खुलेगी तो। और कई बार वो फिर रूल है वहाँ पे कि एक ही सिपाही है जो बैरक बाई बैरक खोलते हुए आता है। तो कई बार 6:30 बजे भी आता था, कई बार 7 बजे भी आता था। फिर ये भी हो गया, एक बार तो जेल में मर्डर हुआ, आपने देखा होगा वो। तो किसी दूसरी जेल में मर्डर हुआ था। इट वॉज नॉट इन दैट जेल इन विच आई वॉज प्रेजेंट। तो जब वो मर्डर हुआ किसी और जेल में, मुझे याद नहीं किस नंबर जेल में था, लेकिन उसके बाद इन्होंने डिक्टेट ऑर्डर जारी कर दिया कि सारी जेलें, सारी बैरक बंद रहेंगी। तो आप सोचिए कि गर्मी के दिन थे, मुझे ध्यान है, तो 24 घंटे लगातार, मतलब वो सेल ही नहीं खोले गए 24 घंटे तक, मतलब 2-3 दिन तक 24 मैंने बीच में सुबह कोई आता था। बाहर नहीं निकलते थे? हाँ, नहीं, बाहर निकलने की मनाही हो गई, सब ब्लॉक ही कर दिया गया। तो कैसे होगा, बस बंद कर दिया गया, ऊपर से डिक्टेट आ गया कि बंद कर दीजिए। और 100% मतलब 2-3 दिन तक फिर बैरक खोले ही नहीं गए, और आप उसी सेल में 9 बाई 4 की बंद हो। वहीं पीछे एक पॉट लगा हुआ है जिसको आप यूज़ करते हो। दैट्स इट। तो रूटीन क्या होता था? जैसे सुबह उठते थे आपने, हमने सुना कि आपने पढ़ाई लिखाई भी वहाँ पर बहुत की, भगवत गीता। हाँ, तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा ना, हर तरह के लोग आपसे मिलते हैं और हर तरह की चीज़ समझ देते हैं। तो ऐसे ही किसी ने मुझे ये भी सलाह दी कि यार देखो, ये राजनीतिक कैदी हो तुम, और इस टाइम को वेस्ट मत करो। और दूसरा, अपने मतलब मेंटली डाउन मत जाना, ऐसा भी लोगों ने समझाया। तो एक तो मैंने पढ़ा बहुत, मैं अध्यात्म पढ़ता था, मैं मेडिटेशन करता था। अध्यात्म में कौन सी बुक? मैं डिफरेंट पढ़ता था। मैंने विनोबा भावे से लेके गांधी से लेके गीता के तो डिफरेंट वर्जन्स पढ़े मैंने, जितने हो सकते थे, मतलब जितने अवेलेबल हो सकते थे। मैंने आचार्य प्रशांत को बहुत पढ़ा वहाँ पे। ओशो की बहुत सारी किताबें थी मेरे पास। बुद्ध को लेके इंटरनेशनल लिटरेचर काफ़ी था, उसको मैंने पढ़ा। लाओ त्से को। उपनिषद भी आपने पढ़े था? हाँ, उपनिषद पढ़े मैंने। वेद से पढ़े? मैंने मांडूक्य उपनिषद पढ़ा था, मैंने यत्रेप उपनिषद पढ़ा था और प्रश्न उपनिषद करके एक उपनिषद है हमारे यहाँ।
उपनिषद मुझे बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट उपनिषद मेरे लिए शायद, मैं ऐसे बोलूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, कि अगर मैं जेल नहीं गया होता तो शायद मैं उपनिषद नहीं पढ़ पाता। तो क्या आपने उसमें से कोई इंस्पायरिंग लाइन है जो आपको लगता है कि नहीं, मुझे हिंदू नॉलेज पर बहुत गर्व हुआ। फिर अफसोस भी हुआ कि उस नॉलेज को हमने कर्म कांडों में, उस नॉलेज को हमने गलत व्याख्याओं में वेस्ट कर दिया। पर मुझे गीता के इतने सारे अलग अलग वर्जन, अलग अलग ग्रेट लोगों से इंटरप्रिटेशंस पढ़े मैंने, उनके एक्सप्लेनेशंस पढ़े, और उपनिषद जब पढ़े तो मुझे लगा कि हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू दर्शन में बहुत सारी ऐसी रिसर्च की गई जिसको अब क्वांटम साइंस प्रूव कर रही है इवेंचुअली आके। तो उसमें मुझे गर्व भी हुआ और अफसोस भी हुआ कि यार ये क्या कर रखा है, और खुशी भी हुई कि ये टाइम मिला हमें पढ़ने। हाँ, और खुशी हुई कि कम से कम ये टाइम मिला, मैंने उसका इस्तेमाल किया। जब मुझे टाइम मिलता था सुबह 6 बजे, तो मैं वहाँ पे, फिर जैसे रूम से आप बाहर निकलो, उससे सेल से बाहर निकलो, तो यू कैन इमेजिन कि मैंने बताया ना कि जैसे तिहाड़पुरा एक कैंपस है, उस कैंपस के अंदर खूब ऊंची ऊंची दीवारों वाली जेल हैं, जेल नंबर 1। उस जेल के अंदर फिर वार्ड होते हैं, तो मैं वार्ड नंबर 6 में था। वार्ड भी फिर ऊंचे ऊंचे दीवारों वाले हैं, तो वार्ड भी अपने आप में एक तरह से इंडिपेंडेंट जेल ही है, मतलब एक यूनिट है। तो उसमें फिर वार्ड में बैरक्स होती हैं, तो विद इन वार्ड आपको घूमने की आज़ादी होती है। वो जो मैंने स्लॉट बताया, आप पूरी जेल में नहीं घूम सकते, विद इन वार्ड आपको घूमने की आज़ादी होती है कि जब आपका लॉक खोल दिया जाएगा तो उस छोटे से कैंपस में आप घूम सकते हो। एक वार्ड में कितनी सेल होती हैं? जिस वार्ड में मैं था उसमें मेरे ख्याल से 8 सेल थी, पर बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा होती हैं। उसको थोड़ा सा उन्होंने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ। आपका जेल नंबर 1 था, वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 6 और वो सेल नंबर? मेरा सेल नंबर था 4। तो अगल बगल के लोग मिलते होंगे जो आपके साथ? हाँ, वो वहाँ पे 7-8 लोग और थे। किसी सेल में 2 थे, किसी में 3, किसी में 4 लोग रहते थे। मैं अकेला था मेरे सेल में। तो वो लोग उस स्लॉट में मिलते थे जो 12 से 6 के बीच में बात कर सकते थे। बाकी सब अंदर जो लॉक हो गए। तो आमतौर पर कोई अकेला रहना नहीं चाहता है, क्योंकि आपको शाम को 6 बजे से लेके, आप सोचिए कि आप 6 बजे लॉक में बंद हो जाते हो, और हम सब लोगों की ज़िंदगी तो 6 बजे थोड़ी ख़त्म होती है, शाम को शुरू होती है। हाँ, शाम के 6 बजे तो हम और कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव या पर्सनल लाइफ में जीते हैं। तो शाम के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे का टाइम काटना बड़ा मुश्किल होता था। अकेले के लिए तो बहुत मुश्किल होता था। तो उन लोगों से उस वक्त मिलता था, मैं घूम लेता था। 50 मीटर के करीब का बातचीत होती थी कुछ? हाँ, वो मतलब कैदियों से बातचीत तो होती थी उनसे, फिर बाहर से। तो उनका कोई परसेप्शन था आपके लिए या आपसे बातचीत, क्योंकि आप एक मतलब सेलिब्रिटी हैं? हर तरह के लोग मिले मुझे, मतलब रेस्पेक्ट तो सभी करते थे, जानते थे सब कि मेरा काम था। जितना भी उन्होंने समझ बनाई थी कि मेरा काम ठीक था, पॉलिटिकल कारणों से मुझे अरेस्ट किया गया है, ये सब था। अच्छा, जेल के भीतर सबसे, हालांकि आप बता रहे हैं, सबसे अच्छा क्या था? जैसे आपने बताया शायद यही अच्छा था पढ़ाई की, और सबसे बुरा क्या था? ऐसा कौन सा थॉट था जो सबसे? एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्शन का बहुत समय मिला जेल में। जो मैंने बताया ना कि कुछ अच्छे लोगों ने जब मुझे अच्छी सलाह दी, तो मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, अपने ही थॉट्स, अपने माइंड में, हम सब लोगों की चैटर चलती रहती है ना हर वक्त। अभी तो मैं देखता हूँ तो यूट्यूब पे माइंड चैटर इतना सब पॉपुलर सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने अपनी माइंड की चैटर को खूब ऑब्जर्व किया, और जब दूसरों से बात करता था तो और चीज़ें समझ में। जैसे मैं एक घटनाक्रम बताता हूँ आपको। जेल में एक लड़का बंद था, उसका ट्रायल चल रहा है, उस वक्त ट्रायल पे था। तो उसकी कहानी ये है कि सामान्य लड़का एक बड़ी टेक कंपनी में किसी सीनियर पोजीशन पे था दिल्ली में। उसकी बुआ के लड़के ने उससे पैसे लिए। अब सोचिए कि एक सामान्य सैलरीड लड़का है, 4, 6, 10 लाख, जो भी 5 लाख, कोई भी, उसकी सेविंग में से उसने पैसे ले लिए, और उसने वो लौटाए नहीं। वो बार बार मांगता रहा, नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए। उसको लगा कि मेरे पैसे दबा रहा है। वो अपनी बुआ के लड़के के घर गया, वहाँ उसने उससे पैसे मांगे। उन दोनों के बीच कहासुनी हुई या कुछ ऐसा हुआ, और उसका मतलब वो मर गया।
जिससे पैसे लेने थे। हाँ, जिससे पैसे लेने थे, उन दोनों के बीच मार पिटाई हुई और वो मर गया। अब आप सोचिए कि उसके बाद वो जेल में आ गया। हाँ, जो भी घटनाक्रम रहा होगा, जेल में था। तो वो मुझे एक दिन बोला कि सर, जिंदगी में ना धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या उम्र रही होगी उस लड़के की? यंग लड़का है, मेरे ख्याल से 25 मे बी 25 प्लस माइनस। तो बोला सर, जिंदगी में धैर्य बहुत ज़रूरी है। मैं जेल में केवल एक ही चीज़ सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैंने थोड़ा सा धैर्य दिखा दिया होता तो मैं अपनी कंपनी में प्रमोशन पा रहा होता, यहाँ ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाती। क्योंकि लोगों से मिलता था तो पता चलता था कि कोई केस हुआ जिसमें 10 लोगों पे, मान लीजिए 2 लोगों पे आरोप है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या करती हैं, 10 लोगों के नाम लिखेंगी और 10 में से पता चलेगा कि 5 से तो पैसा खा के उनको छोड़ देंगी और बाकी जो 2 मेन है, मान लीजिए 10 लोगों के नाम लिखेंगी तो 5 को तो पैसा लेके छोड़ देंगी और बाकी के 3 बेचारे पैसा नहीं दे पाते तो वो अंदर हैं फॉर नो रीजन। ये तो अपने यहाँ बहुत पेंडिंग केसेस भी पड़े हुए हैं जी। बहुत सारे के अब क्योंकि मतलब एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस अपनी एक स्पीड से चल रही है हमारे देश में, तो उस सब में वो पड़े हुए हैं बेचारे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें से 5 लोगों ने रिश्वत दे दी थी तो वो छूट गए। जब आप निकल के आए वहां से, जब बेल आपको मिली, तो उस लड़के से मुलाकात हुई आपकी? घर पे वो तो दिन रात रहता था वहीं, मतलब बाजू में ही रहता था, तो ही वॉज हैप्पी फॉर मी। सर ये बताइए कि अब आप निकल आए हैं यहाँ, जेल से बाहर हैं, अब जेल से भी बाहर तो पहले ही आ गए थे, अभी फिलहाल अभी 9 मार्च को हालांकि सुनवाई होनी है, लेकिन बहुत बड़ा मेंटल रिलीफ मिला। तो जब ये फैसला आया कोर्ट का, तो सबसे पहली चीज आपने क्या की? मतलब घर पर थे तो क्या चीज आपने? नहीं, मैं कोर्ट में खड़ा हुआ था और जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले, मतलब वहाँ तो सब लोग थे, अरविंद जी थे और सभी अपने दुर्गेश जी, संजय, सब लोग, हम लोग वहीं थे। नहीं, संजय जी नहीं थे, बाकी लोग वहीं थे। तो मैं नीचे गाड़ी में बैठ के सबसे पहले तो मेरी वाइफ को फ़ोन किया, तो उसको भी न्यूज़ तो मिल ही गई थी आप लोगों के ज़रिए, तो वी बोथ वर वेरी हैप्पी। फिर बेटे को फ़ोन किया जी, तो बेटा कहाँ था? बेटा अभी टोरंटो में ही है, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। उसको भी न्यूज़ तो मिल ही गई थी क्योंकि बाकी घर के लोगों ने न्यूज़ दे दी थी। अच्छा सर, ये जो स्कैम था, जो सो कॉल्ड स्कैम जिसे कहा जा रहा है, 2000 से ज़्यादा करोड़ का था, 2000 करोड़ से ज़्यादा का था, तो इसमें मुख्य आरोपी आप ही थे, क्योंकि ये तो इसलिए फंस गए केजरीवाल जी क्योंकि सीएम थे, बाकी क्योंकि आप आबकारी मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, फाइलें आपके ही हाथों से गई थी, आप पर आरोप लगा, 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा, और उसके अलावा ये भी कि आपने छूट दी जिसकी वजह से उद्योगपतियों को छूट मिली, जो आपने जो पैसों की छूट दी, तो पूरे केंद्र में आप थे। मतलब अगर ये इसमें सजा, मनोहर कहानी के केंद्र में, हाँ मनोहर, ये जो कहानी बनाई गई थी, इस कहानी के जो आप कहें उनकी तरफ से खलनायक या इधर से नायक, जो भी आप ही थे, तो उस समय तो आपके लिए तो ज्यादा प्रेशर वाली बात होगी कि अगर सजा, जैसे अगर सजा होती तो शायद आपके लिए बड़ी सजा होती। सवाल नहीं था। देखिए, आप पॉलिटिकल एजेंडा से अपनी एजेंसीज को यूज करके किसी को अरेस्ट कर सकते हो, आप लीगल टैक्टिक्स से, मतलब लीगल स्ट्रेटेजी बना के थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हो उसके इम्प्रिजनमेंट को, कि अभी मतलब कोर्ट को कुछ एश्योरेंस देते हो आप जाके, या किसी कारण से डेट्स पे डेट लेते चले जाते हो, तो आप बस थोड़ा बेल में देर करा सकते हो। लेकिन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बेल के अपने सिस्टम्स हैं और कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब मेरा बेल एप्लीकेशन सुना जा रहा था, आपने भी अखबारों में भी छापा था, आप लोगों ने भी छापा था, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी ने बोला था कि हम अभी बेल सुन रहे हैं, अभी ट्रायल नहीं कर रहे हैं इसका। अगर ये केस ट्रायल पे जाएगा तो आपका ये केस 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा, 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा। ये बोला था। हाँ, ये संजीव खन्ना जी ने कहा था और अगले दिन मीडिया हेडलाइंस भी बनी थी। तो वैसे में मुझे भी उतना ही भरोसा था कि केस तो खत्म होना ही होना है, बस ये है कि बेल कब होगी। बेल हो गया तो ये केस खत्म था, मुझको ये पता था। दिल्ली हाई कोर्ट में अब ये रुक कर रही है, सीबीआई जो एजेंसी है वो दिल्ली के हाई कोर्ट में जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब उस दिन के लिए क्या सोच रहे हैं? नहीं, लीगल टीम अपना काम करेगी, लेकिन देखिए
ऑनरेबल कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत क्लियर लिखा है कि भाई आपने अपनी सारी कहानी पहले से सोच ली। अब जब आप छापा मारने गए, जब आपने इन्वेस्टिगेशन की, तो आपको उस कहानी का कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद आपने क्या किया? आपने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और उनसे वो कहानी नरेट करा ली, कहलवाई दी। दैट्स इट। कि आपने एक कहानी सोची, ऑब्वियसली पॉलिटिकल रीजन से सोची गई, आपको उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा कहीं पे, ना कोई पैसा है, ना कोई करप्शन है, ना कोई ये है कि मैंने पैसे मांगे, कोई ये भी नहीं कह रहा मैंने पैसे मांगे, बस पैसे चले। तो अब जब आपको उस कहानी के बारे में कहीं कोई सबूत नहीं मिल रहा, तो आपने 2 लोगों को, व्यापारियों को अरेस्ट किया, पहले उनको अक्यूज बनाया, फिर उन्हीं को वादा माफ गवाह बना लिया, इस अश्योरेंस पे कि हम तुम्हें वादा माफ गवाह बना देंगे, हमारे स्टेटमेंट साइन कर दो। यही ऑनरेबल कोर्ट ने, ये मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ पर लब्बो लुबाब यही है इसका। पूरी कहानी यही। बोला इस आदमी के खिलाफ ना कोई किसी मीटिंग में कोई पैसे मांगने की बात कर रहा, ना ये किसी लोगों से मिला, ना इसके पास से आप लोगों को कुछ मिला, कोई ट्रेल नहीं है, जहां तुम पैसे खर्च कर रहे हो वहां भी इसने कोई खर्च नहीं किया, जैसा ये बोल रहे हैं कि गोवा में खर्च हुए, इसका कहीं से कोई ट्रेल, कोई लिंक नहीं दिख रहा। फिर भी आप लोगों ने केवल एक सो कॉल्ड वादा माफ गवाह, जिसको आप पहले से अरेस्ट कर चुके हो और उसको भी अक्यूज बना चुके हो, उसके बयान के ऊपर सारी कहानी है आपकी। तो ये कहानी हाईकोर्ट में कैसे? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि जनता तो अपना न्याय सुना चुकी थी, जो फैसला था। अब कोर्ट भी, अभी हाई कोर्ट हाई कोर्ट जा रही है एजेंसियां, हाई कोर्ट फिर अपना फैसला सुनाएगी। जनता ने फैसला सुनाया है उनसे काम कराने का। दिल्ली की जनता को जितना प्रताड़ित उन्होंने 1 साल में कर दिया है, दिल्ली की जनता कभी इतनी प्रताड़ित नहीं रही। हमें तो प्रताड़ित करा लिया उन लोगों ने, जेल में रख के, मेरे परिवार को, हमको, हमारी पार्टी को। जनता को किस बात की सजा दे रही हैं? जनता को तो कम से कम सजा मत दो। आप स्कूल बंद करे जा रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक बंद करे जा रहे हो, लोगों को नौकरियों से निकाले जा रहे हो। कल जंतर मंतर पे हमारी रैली हुई, हजारों लड़के लड़कियां जिनको रेखा गुप्ता जी ने नौकरी से निकाल दिया, आप किस बात की सजा दे रहे हो जनता को? सरकारी नौकरियों से निकाल दिया। उनको पक्का करते, नहीं पक्का करते, डीटीसी बस कर्मचारी हैं, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी हैं, डिम्स के कर्मचारी हैं, बस मार्शल्स हैं, सबको निकाल दिया। और इन्हीं के लिए जब चुनाव से पहले कहते थे 30 दिन में पक्का कर देंगे, 30 दिन में हो गए, 30 दिन क्या 1 साल हो गया। तो रेखा गुप्ता जी उसकी चिंता करें। अच्छा, सबसे बड़ा जब चुनाव ये हो रहा था, दिल्ली चुनाव हुआ 2025 में, तो सबसे बड़ा इन्होंने जो पूरा इश्यू बनाया था वो यही था कि बेईमान सरकार थी, केजरीवाल बेईमान है। और इसका इनको फायदा भी हुआ, क्योंकि हम लोग घूम रहे थे तो ये नैरेटिव खड़ा किया था इन्होंने। तो उसका क्या हुआ कि अब आप तो उसका नुकसान तो हो गया, मतलब ठीक है आपको बेल भी मिली आप बाहर, तो अब उस नुकसान की भरपाई कैसे आप करेंगे? देखिए, मुझे लगता है लाइफ और राजनीति ऐसे मैथमेटिक्स से नहीं हो सकती। हम जिस काम के लिए निकले हैं उसमें ये सब नुकसान होंगे। मैंने अपनी बात जहाँ से शुरू की थी कि इस देश में आज़ादी से पहले भी और शायद बाद में भी रही होंगी, ऐसी भी सरकारें रही हैं जिन्होंने देश के लिए काम करने वालों को टेररिस्ट तक कहा। हमें तो हमारी सरकारों ने कट्टर बेईमानी कहा, देश के लिए काम करने वालों को तो इसी धरती पर टेररिस्ट भी कहा गया है। तो इसलिए इन लड़ाइयों से घबराना नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए मैंने अपने पर्स में एक नोट लिख के रखा हुआ है, 2 क्वेश्चंस का आंसर है, और दूसरा ये कि मैं राजनीति में हूं तो मैं आम आदमी पार्टी में ही क्यों हूं, बाकी पार्टियों में क्यों नहीं हूं। क्या आंसर लिखा है आपने? तो मैं, ये मेरा मुझसे कमिटमेंट है कि मैं मानता हूं कि हमारे देश में एजुकेशन पे काम नहीं हुआ जिस लेवल का होना चाहिए था। हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन का आज हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर मैं देश की राजनीति में एजुकेशन के बीज डाल रहा हूं कि इस देश की राजनीति एजुकेशन पे फोकस करे, कमिटेड हो, इस देश में वोट एजुकेशन के नाम पे पढ़ने शुरू हो। मैं उसका बीज डाल रहा हूं। अब जब आप कहीं बीज डालते हैं बड़े धरातल पे, तो कई जगह फटाफट पौधे उगेंगे, कई जगह बाद में उगेंगे, कहीं बीज सड़ेंगे भी। तो मेरा अपने लिए जीवन में कमिटमेंट है कि मैं इस सपने को लेकर चल रहा हूं कि हर बच्चे को शानदार क्वालिटी एजुकेशन मिले और सरकार से मिले। उस पर जितना हम कर पाएंगे कर पाएंगे।
जितना हम नहीं कर पाएंगे, इस बीज से कुछ और पौधे निकलेंगे, वो लोग कर पाएंगे। राजनीति और आम आदमी पार्टी में इसलिए हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो लीडर है, या आम आदमी पार्टी में बहुत सारे और लीडर्स हैं जिनके रहते ही ये संभव हो सकता है, बाकी पार्टियों में संभव ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी कष्ट होता है, कोई भी अप डाउन होता है, चुनाव हारते हैं, जेल जाते हैं, कई बार जो वांछित चीज़ें जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे होते हैं, हर उस स्थिति में मुझे वो 2 क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ये नैरेटिव नहीं गढ़ा गया होता, ये जो पूरा लिकर स्कैम का, तो सरकार आपकी होती? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, आज आप चुनाव करा लीजिए, हमारी सरकार आ जाएगी। यही ऑर्डर अगर चुनाव से 10 दिन पहले आ गया होता, 10% वोट एक्स्ट्रा होते, और हम कितने परसेंट से हारे हैं? 1.8% से। मतलब उनको 1.8% वोट एक्स्ट्रा मिले, हमको 43% मिले, हमको 53% वोट मिल जाते हैं आराम से। और 53% वोट में मतलब मान के चलिए वही 60 सीटें आ जाती। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? आगे देखिए, लगे रहना है। अभी मैंने जंतर मंतर से भी बोला, और मैं पिछले दिनों में ये रियलाइज़ भी कर रहा हूँ कि स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना देशभक्ति है, नौकरियों पे काम करना, व्यापार पे काम करना राजनीति में देशभक्ति है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति देश में कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से देश को बचाना भी मुझे देशभक्ति लगता है। और मैं तो उसी के लिए समर्पित हूँ। चाहे जो करना, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि कैसे, मतलब उन्होंने अपने आप को चमकाने के चक्कर में 10 साल बर्बाद कर दिए, 15 साल, इतने जब से वो पीएम हैं। वो भूल गए कि देश को चमकाना था। वो खुद को चमकाते चमकाते, खुद को विश्व गुरु करते करते विश्व गुरु बन गए और मजाक बन गए। आज भारत का एक व्यापारी मजाक बना हुआ है दुनिया में। आज भारत के पासपोर्ट का मजाक बना हुआ है। आज ये मैं इंटरनेशनल लेवल पे कह रहा हूँ, नौकरियों के लेवल पे आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। एजुकेशन, हॉस्पिटल पे तो मुझे कहने की बात ही नहीं है। आप कहीं हॉस्पिटल में, कहीं एजुकेशन के स्कूलों में चले जाइए, कोई विजन ही नहीं है इनके पास। बस सत्ता की एक हवस है। इस हवस के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि उनके पास प्रोपेगेंडा मशीन बहुत है। प्रोपेगेंडा मशीनरी तो हिटलर के पास भी बहुत थी। उस प्रोपेगेंडा से लड़ना है और लोगों को रियलाइज कराना है कि भाई ये जो चल रहा है, ये आपके बच्चों को रहने के लिए एक अच्छा समाज नहीं बचेगा। अच्छा सर, पंजाब में भी चुनाव होने हैं और पंजाब में भी कमोबेश अभी प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ क्या है, लेकिन करप्शन के आरोप लग रहे हैं जो सरकार है आपकी। तो अब चुनाव बिल्कुल करीब ही है, तो अब इसका मुझे लग रहा है इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो आया है कोर्ट का जो आदेश आया है, इसका इम्पैक्ट पूरे देश में ही पड़ेगा। तो उसमें क्या, कैसे वो करेंगे? क्योंकि ऐसा भी है कि प्रोपेगेंडा अगर यहाँ खड़ा किया जा सकता है तो वहाँ पर प्रोपेगेंडा तो हर जगह खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इनका टिकता नहीं ना। अच्छी चीज़ ये है, किसी में 3 साल लगते हैं इनको फ्लैट होने में, किसी में 3 दिन में ही एक्सपोज हो जाते हैं ये। तो इन अच्छी बात यह है, और यही हमारी उम्मीद भी है, पंजाब में हमारी अपनी सख्ती इतनी है कि हमारा कोई भी बंदा अगर कुछ हैंकी पैंकी करता हुआ हमें दिखता है तो हम पहले टांग देते हैं उसको ऊपर से नीचे तक। मतलब पार्टी के रूप में हमारा बहुत टफ स्टैंड है इस पर। हमने अपने मिनिस्टर्स हटा दिए, हमने अपने एमएलए को नहीं छोड़ा। कोई भी गड़बड़ करेगा तो हम ही नहीं छोड़ते। नीचे कोई ऑफिसर गड़बड़ करता है उसको भी नहीं छोड़ते। तो इसलिए पंजाब में परसेप्शन में हमें प्रॉब्लम नहीं है, और ये जितना कर लें, पंजाब के लोग एक अलग लेवल पे सोच रहे हैं। और अभी जो ये हुआ है, इसके बाद तो क्योंकि बीजेपी चाहे जितना प्रोपेगेंडा कर ले, पंजाब के लोग देख रहे हैं यार ये सरकार काम कर रही है, और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कई सेक्टर में किए हैं। तो पंजाब में तो इस पूरे जजमेंट का बहुत फायदा गैंग वार और ये इनकाउंटर के लिए मतलब बहुत एक तरह से वो होता जा रहा है। नहीं, वहाँ है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, पर लॉ एंड ऑर्डर सेम इज प्रॉब्लम इन हरियाणा ऑल्सो, सेम इज इन राजस्थान ऑल्सो। गुजरात में इन्होंने गैंगस्टर्स को बंद कर रखा है जेल में। दिल्ली में देखो कितना है, नोएडा में देखो कितना है। तो मुझे लगता है अगर पुलिस को जैसा पंजाब सरकार ने फ्रीडम दी हुई है, उतनी फ्रीडम हर जगह दी जानी चाहिए। और इन गैंगस्टर्स का सफाया ऐसा नहीं है कि कोई गैंगस्टर दिल्ली में है तो वो पंजाब में काम नहीं करता है, या पंजाब में है तो दिल्ली में काम नहीं करता है, या क्रॉस है। पंजाब पुलिस टाइट करती है तो इधर, जैसे भी नशे में हुआ है। नशे में जितना पंजाब पुलिस ने, क्योंकि मान साहब की सरकार ने पंजाब पुलिस को फ्रीडम दे रखी है, मतलब कि बस क्रैक डाउन ऑन द ड्रग स्मगलर्स, और 1 साल से कर रखी है।
तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि नशे के कारोबारी हरियाणा शिफ्ट हो गए हैं और हरियाणा में उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। अभी इंटरेस्टिंग, आपने भी देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर ने ही रिवील किया कि मैं नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक्शन ले रहा था, तो पॉलिटिकल प्रेशर में मेरे ही ऑफिसर्स मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे हुए हैं कि एक्शन मत लो। पंजाब में आपको कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। सर ये बताइए कि जैसे एक शिकायत है जो दिल्ली के लोगों को भी हुई और मीडिया को भी हुई कि आप लोग जब यहाँ से हो गया कि नतीजे आ गया, उसके बाद में आप लोग पंजाब चले गए, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे आप हों और भी सत्येंद्र जैन जी, वहाँ बंगले भी आप लोगों के हैं, आवास आप लोगों ने वहाँ बना लिया, तो दिल्ली को छोड़ क्यों दिया? दिल्ली ने आपको 3 बार इतना प्यार दिया। देखिए, दिल्ली हमारी राजनीतिक कर्मभूमि है, व्यक्तिगत रूप से पूरा देश ही अपना है, पर दिल्ली को हम तो नहीं छोड़ सकते। मैं हफ्ते में 5 दिन पंजाब के अलग अलग शहरों में होता हूँ। अब किसको आप बंगला कहते हो और किसको नहीं, ये तो पता नहीं, पर नहीं, आपको आवास तो मिला हुआ है? नहीं, मुझे कोई आवास नहीं मिला हुआ। मैं चंडीगढ़ में होता हूँ तो एक मंत्री जी के घर में एक कमरा लिया हुआ है मैंने, मैं वहाँ सोता हूँ, उनका स्टाफ ही खाना दे देता है मेरे को। मैं किसी और ज़िले में होता हूँ तो वहाँ किसी सर्किट हाउस में सो जाता हूँ जाके, तो हर रोज़ एक सर्किट हाउस में सो रहा होता हूँ मैं, या किसी गेस्ट हाउस में सो रहा होता हूँ, या किसी वॉलंटियर के यहाँ, एमएलए के यहाँ भी सोता हूँ मैं। तो ये सब अफवाहें, वो प्रोपेगेंडा मशीन का बड़ा चलता है, इसीलिए मैंने कहा कि वो प्रोपेगेंडा मशीन यही फैलाती है। पर पंजाब के लोग तो जानते हैं, क्योंकि मैं अगर किसी एमएलए के घर पे सोया हुआ हूँ, किसी मिनिस्टर के घर पे सोया हुआ हूँ, या किसी सर्किट हाउस में सोया हुआ हूँ, तो वहाँ जनता खूब मिलती है मेरे से। और जब वो देखते हैं कि अच्छा वहीं सिसोदिया को बंगला लौट रखा है, वो कहते हैं क्या बकवास चल रही है, तो लोग तो जानते हैं। तो दिल्ली में हम एक्टिव हैं, लेकिन भाई अभी मतलब मैं अपनी विधानसभा में एक्टिव हूँ, जहाँ और जहाँ भी मेरे किसी कार्यकर्ता के यहाँ कुछ सुख दुख होता है मैं होता हूँ। कोई ऐसी घटना होती है दिल्ली में जहाँ राजनीतिक रूप से बोलना चाहिए, वहाँ आतिशी या सौरभ पूरी तरह से एक्टिव हैं। मुझे पार्टी ने पंजाब की जिम्मेदारी दी है अभी अगले इलेक्शन तक, तो मुझे इलेक्शन तो लड़ाना है और जिताना है, सरकार बनानी है, उसके बाद पूरा दिल्ली में हूँ मैं। 1 साल हो रहा है, अभी तो 10-12 महीने हो रहे हैं। चुनाव होने वाले हैं पंजाब, गुजरात, गोवा, उसमें कैसे अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, राष्ट्रीय नीति क्या है? नहीं, मैंने बताया ना कि अब वक्त आ गया है कि देश को जागरूक किया जाए मोदी जी के इस छद्म के बारे में, जो उन्होंने एक छद्म आवरण बना रखा है कि वो बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कहाँ ऊंचा कर रहे हैं, और लोग खुद देख भी रहे हैं अब, क्योंकि खुद भुक्तभोगी हो गए हैं लोग। और उसी में जनता जब बदलाव चाहेगी, हमें तो जनता को बदलाव के लिए तैयार करना है और जनता के बीच रखना है कि साहब देखो ये हो रहा है, गलत हो रहा है। केजरीवाल जी दिल्ली में एक्टिव अब होंगे, क्योंकि अब तो पूरा सारी चीजें हो गया है, पर्दाफाश हो गया है कि केजरीवाल जी, देखिए केजरीवाल जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो जहां जहां केजरीवाल जी की जरूरत पड़ेगी, मेरी जरूरत पड़ेगी, हम काम करेंगे ही। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।